आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहाँ हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय सच में बहुत ही खास है। आज की हमारी ये चर्चा मॉर्गन हाउसल की बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक विस्तृत सारांश पर आधारित है। जी हाँ। अक्सर जब भी फाइनेंस या पैसों की बात आती है ना, तो दिमाग में तुरंत वो जटिल फॉर्मूले, स्टॉक मार्केट के चार्ट्स और भारी भरकम स्प्रेडशीट्स घूमने लगते हैं। बिल्कुल, और ढेर सारे आंकड़े भी। सही कहा। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। और वो मिशन है पैसों के मनोविज्ञान को समझना। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसों का प्रबंधन गणित से कहीं ज्यादा इंसान के व्यवहार से जुड़ा होता है। मतलब ये कोई आम फाइनेंस की क्लास नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसानी फितरत, डर, लालच और सुरक्षा की कहानी है। देखिए, अक्सर कागज पर या किसी स्प्रेडशीट में जो फैसला सबसे समझदारी भरा लगता है ना, असल जिंदगी में वो वैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कागज पर भावनाएं नहीं होती, स्प्रेडशीट में डर नहीं होता और ना ही रात को नींद ना आने का कोई जिक्र होता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इंसान पैसों को लेकर अक्सर ऐसे फैसले लेता है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल अजीब लगते हैं। हाँ, अतार्किक लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग हर हफ्ते अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लॉटरी टिकट पर खर्च कर देते हैं। वहीं कुछ लोग अपना सारा पैसा बैंक के एक साधारण सेविंग्स अकाउंट में ही छोड़ देते हैं, जहां वो बढ़ती महंगाई के कारण रोज अपनी कीमत खो रहा होता है। सही बात है। बाहर से देखने पर कोई भी कह सकता है कि ये बेवकूफी है, लेकिन इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा सबक यही है कि हकीकत में कोई भी पागल नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कोई पागल नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन के अनोखे अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। किताब में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए दो बच्चों की। एक बच्चा ऐसे समय में पला बड़ा जब देश में भयंकर आर्थिक मंदी थी, जैसे 1970 का दशक। हाँ, उसने अपने माता पिता को नौकरी खोते देखा, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करते देखा। और दूसरा बच्चा 1990 के दशक के आर्थिक उछाल में बड़ा हुआ, जहां शेयर बाजार रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था, हर तरफ पैसा ही पैसा था। तो जाहिर है इन दोनों का शेयर बाजार और जोखिम को लेकर नजरिया जीवन भर के लिए बिल्कुल अलग होगा। एकदम। जिसने मंदी देखी है वो हमेशा पैसे बचाने और डर कर खेलने में यकीन रखेगा, और जिसने उछाल देखा है वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। सही बात है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इंसान अपने आर्थिक फैसले डेटा या ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़कर नहीं लेता, बल्कि अपनी भावनाओं के आधार पर लेता है। हाँ, और उन चीजों के आधार पर जो उसने खुद महसूस की है। और इसी बात को लेकर एक और चीज समझने वाली है। वो क्या? जो लोग आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं ना, उनके लिए लॉटरी टिकट खरीदना सिर्फ एक जुआ नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है? उनके लिए ये एक सपने को खरीदने जैसा है। अच्छा। जब जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तो वो लॉटरी का टिकट उन्हें एक उम्मीद देता है कि शायद एक दिन में उनकी जिंदगी बदल जाए। हम जो एक आरामदायक स्थिति में बैठे हैं, उनके इस फैसले को गणित के नजरिए से गलत ठहरा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के हिसाब से वे सिर्फ एक उम्मीद खरीद रहे हैं। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है, और यहीं से किताब किस्मत और जोखिम यानी लक और रिस्क के सिद्धांत की तरफ मुड़ती है। जी। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है, और हम किस्मत के उस छुपे हुए हाथ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही। लेखक ने यहाँ बिल गेट्स की कहानी का एक बहुत ही अलग पहलू सामने रखा है। हाँ, और वो पहलू है 1960 के दशक का समय। उस दौर में जब ज्यादातर स्कूलों ने कंप्यूटर का नाम तक नहीं सुना था, तब पूरी दुनिया में मुश्किल से 300 बच्चों के पास हाई स्कूल में एक एडवांस कंप्यूटर तक पहुंच थी। और बिल गेट्स का स्कूल उन भाग्यशाली जगहों में से एक था। बिल्कुल। उनकी सफलता में उनकी जबरदस्त मेहनत और रात रात भर की कोडिंग का तो बहुत बड़ा हाथ है ही। हाँ, उनकी प्रतिभा को तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वे उन 1 करोड़ में एक किस्मत वाले बच्चों में से थे जिन्हें वो अवसर मिला। किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। और इसी कहानी का एक दूसरा बहुत ही दुखद पहलू भी है जो जोखिम को दर्शाता है। केंट इवांस की कहानी है ना? जी हाँ। किताब का ये हिस्सा पढ़कर कोई भी हैरान रह जाएगा। केंट इवांस
हाँ। बिल गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे कंप्यूटर को लेकर उतने ही होशियार और जुनूनी थे जितने कि खुद बिल गेट्स। दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। साथ मिलकर कंपनी खोलना चाहते थे। लेकिन हाई स्कूल के दौरान ही एक माउंटेन क्लाइंबिंग हादसे में केंट की दर्दनाक मौत हो गई। ओह, ये तो सच में बहुत दुखद है। हाँ, एक ही जैसी प्रतिभा, एक ही जैसा जुनून, लेकिन एक के हिस्से में वो किस्मत आई जिसने दुनिया बदल दी, और दूसरे के हिस्से में वो अंधी शक्ति आई जिसे हम जोखिम कहते हैं। बिल्कुल। ये वाकया बहुत साफ तौर पे दिखाता है कि किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए रिचर्ड फुस्कोन और रोनाल्ड रीड की कहानी भी बहुत अहम हो जाती है। रिचर्ड फुस्कोन कोई आम इंसान नहीं थे। वे हार्वर्ड से पढ़े थे, एक बहुत बड़े अधिकारी थे, और उनके पास अथाह पैसा और ज्ञान था। लेकिन जब 2008 की मंदी आई तो अपने अत्यधिक कर्ज और जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने की आदत के कारण वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए। उनका वो सारा किताबी ज्ञान धरा का धरा रह गया। और दूसरी तरफ थे रोनाल्ड रीड, जिनकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल। रोनाल्ड रीड एक आम सफाई कर्मी और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। वे पुरानी कटी फटी जैकेट पहनते थे। वे इतने साधारण थे कि जीवन भर किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उनकी वसीयत से पता चला कि इस आम से दिखने वाले सफाई कर्मी ने लगातार और शांति से बचत करके $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। और उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उन्होंने बस संयम के साथ अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और उसे दशकों तक बढ़ने दिया। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आर्थिक सफलता और विफलता का आकलन करते समय किस्मत, जोखिम और हमारे व्यवहार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ हमारे डिग्रियों या हमारे पद को नहीं। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रोनाल्ड रीड की कहानी से ये तो समझ आता है कि धैर्य का फल मीठा होता है। लेकिन एक और चीज है जो अच्छे खासों का दिवालिया निकाल देती है, और वो है लालच। सामाजिक तुलना का वो खतरनाक जाल, जहां इंसान कभी ये नहीं कह पाता कि मेरे पास पर्याप्त है। इनफ की ये तलाश सच में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक पहेली है। हम हमेशा दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। जो है वो हमेशा कम लगने लगता है, क्योंकि नजर हमेशा खुद से ऊपर वाले पर होती है। लेखक ने यहाँ रजत गुप्ता का जो झकझोर देने वाला उदाहरण दिया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, रजत गुप्ता कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। वे दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ रहे थे। उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। वे दुनिया भर में इज्जतदार थे, राष्ट्रपतियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उठते बैठते थे। लेकिन फिर भी उन्हें और चाहिए था। वे एक करोड़पति थे, लेकिन उन्हें उस अरबपतियों के एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनना था। इसी पर्याप्त को न समझ पाने के कारण उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जी हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी अपने पद का फायदा उठाकर कंपनी की गुप्त जानकारी के जरिए शेयर बाजार में गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाना। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो पाने के लिए जो उनके पास नहीं था। और अंततः क्या हुआ? उन्होंने अपनी आजादी, अपनी इज्जत और अपना दशकों का बनाया हुआ रुतबा सब खो दिया। बर्नी मैडॉफ की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां सब कुछ होते हुए भी और ज्यादा की अंधी चाहत ने इतिहास के सबसे बड़े घोटालों को जन्म दिया। तो फिर इस पर्याप्त की समझ को हम धन कमाने के तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब धन कमाने की सबसे बड़ी ताकत में छिपा है, और वो है कंपाउंडिंग। अक्सर लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वे रजत गुप्ता की तरह शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली जादू किसी शॉर्टकट में नहीं बल्कि समय में है। वॉरेन बफेट का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया भर में लोग उन्हें एक महान निवेशक के रूप में पूछते हैं। सबको लगता है कि वो कोई जादुई फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, ये सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत है। वो 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं। इसे अगर हम किताब में दिए गए उस बर्फ के गोले यानी स्नोबॉल वाले एनोलॉजी से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक छोटे से बर्फ के गोले की, जिसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे लुढ़काया जा रहा है। शुरुआत में वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ समेटता जाता है, और पहाड़ के अंत तक आते आते वही छोटा सा गोला एक विशालकाय रूप ले लेता है। यानी असली ताकत सिर्फ पैसे की मात्रा में नहीं है, बल्कि उस समय में है
जितने समय तक उस पैसे को बढ़ने दिया गया। संयम रखना, बिना घबराए लंबे समय तक टिके रहना और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से ना करना ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। सही कहा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट मनी। लेकिन कंपाउंडिंग हमेशा लंबा खेल खेलती है। और यहीं पर इस चर्चा का एक और बहुत ही गहरा पहलू सामने आता है, अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का जमीन आसमान का अंतर। ये एक ऐसा फर्क है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। किताब में जेसी लिवरमोर का जो किस्सा है वो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। बात 1929 के उस खौफनाक मार्केट क्रैश की है जब लोग दिवालियां होकर आत्महत्याएं कर रहे थे। बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। लेकिन जब लिवरमोर उस दिन घर लौटे तो उनकी पत्नी रो रही थी। उन्हें लगा कि वो भी सब कुछ हार चुके हैं। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। लिवरमोर ने उस गिरते बाजार में दांव लगाकर एक ही दिन में अरबों डॉलर कमाए थे। वे रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और यही इस वाकये का सबसे दुखद हिस्सा है। वो रुके नहीं। उनका आत्मविश्वास इस कदर बढ़ गया कि उन्हें लगा कि वे कभी हार ही नहीं सकते। उन्होंने और बड़े और खतरनाक दांव खेलने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ ही सालों में उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया और अंततः कर्ज में डूबकर अपनी जान ले ली। ये कहानी हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सबक देती है। अमीर बनने के लिए हिम्मत, महत्वाकांक्षा और दांव लगाने की जरूरत होती है। आपको थोड़ा बेखौफ होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके बिल्कुल विपरीत चीजों की जरूरत होती है। डर, विनम्रता और बचाव की मुद्रा। जो चीज इंसान को शिखर पर ले जाती है वही चीज उसे वहां बनाए नहीं रख सकती। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें ये मानना होगा कि दुनिया हमेशा अप्रत्याशित होती है। दुनिया सरप्राइज से भरी है। हम भविष्य की भविष्यवाणी अतीत के आधार पर नहीं कर सकते। हाँ, चाहे वो 2001 का 9/11 का हमला हो, 2008 का आर्थिक क्रैश हो या फिर कोविड-19 महामारी। बिल्कुल, इन घटनाओं की भविष्यवाणी किसी स्प्रेडशीट या किसी आर्थिक ज्ञानी ने नहीं की थी। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसलिए किसी भी आर्थिक योजना में रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश का होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे एक बहुत ही आम और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझा जा सकता है। हमारे फोन की बैटरी, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान अपनी फोन की बैटरी के 1% होने का इंतजार करता है? नहीं, हम अक्सर 20 या 30% पर ही उसे चार्ज पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी आपात स्थिति आ सकती है, लाइट जा सकती है या हमें अचानक कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह हमारी आर्थिक योजनाएं भी बिना किसी बफर या मार्जिन के नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की योजना तभी सफल होगी जब दुनिया में सब कुछ 100% सही चले, तो वो योजना असल में बहुत कमजोर है। बिल्कुल, आर्थिक योजना में गलती की गुंजाइश रखना कोई निराशावाद नहीं है। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच है जो इंसान को उस समय भी खेल में बनाए रखता है जब दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा हो। ये सुरक्षा कवच वाली बात बहुत गहरी है। और जब धन की बात आती है तो अक्सर धन का मतलब ही गलत निकाल लिया जाता है। किताब से मैन इन द कार पैराडॉक्स का एक बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण सामने आता है। हाँ, वो दिखावे वाली मानसिकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई सड़क पर एक शानदार चमचमाती हुई महंगी फरारी गुजरती हुई देखता है तो देखने वाला ये नहीं सोचता कि वाव, उस कार को चलाने वाला इंसान कितना महान है। इसके बजाय देखने वाला खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सोचता है। सच्चाई ये है कि लोग उन महंगी चीजों को सम्मान देते हैं, उस इंसान को नहीं जो उन चीजों का मालिक है। ये दिखावे की एक बहुत बड़ी और खोखली समस्या है। अगर कोई इंसान $10,000 की एक बहुत महंगी घड़ी पहनकर घूम रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उसके बैंक अकाउंट से $10,000 कम हो गए हैं। पैसा अब खर्च हो चुका है, वो अब कंपाउंड नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीद कर वे दूसरों का सम्मान पाएंगे, लेकिन असल में दूसरे लोग सिर्फ उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, इंसान की तरफ नहीं। और यहीं पर असली संपत्ति और दिखावे के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। किताब बहुत जोर देकर कहती है कि असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। असली संपत्ति वो महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े या बड़े बड़े विला नहीं है। असली संपत्ति वो बचत खाता है जो किसी को नजर नहीं आता। वो निवेश हैं जो चुपचाप बैकग्राउंड में बढ़ रहे हैं। वो ऋण मुक्ति यानी कर्ज का न होना है।
जो रात को अच्छी नींद देता है। और इन सबसे भी बड़ी बात, पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वो है समय पर नियंत्रण। आजादी की परिभाषा कोई बहुत बड़ा घर खरीदना नहीं है। आजादी का असली मतलब है ये तय कर पाना कि मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, किसके साथ करूंगा और कितनी देर तक करूंगा। क्या बात है। जब कोई इंसान अपने दिन का, अपने वक्त का मालिक खुद होता है, तब वो असल में अमीर होता है। बिल्कुल, वो स्वतंत्रता ही असली धन है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसका अपने ही समय पर कोई नियंत्रण नहीं है, सुबह से रात तक वो किसी और के इशारों पर नाचने को मजबूर है, तो वो इंसान असल मायने में गरीब ही है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब ये समझ आ जाए कि समय पर नियंत्रण ही सब कुछ है, तो रोजमर्रा के फैसले कैसे लिए जाएं? लेखक यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं, तार्किक होने के बजाय समझदार होने की वकालत। ये फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अक्सर सिखाया जाता है कि हर फैसला गणित के हिसाब से 100% लॉजिकल होना चाहिए। किताब में होम लोन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी के ऊपर एक ऐसा होम लोन है जिसका ब्याज बहुत कम है, मान लेते हैं 3 या 4%। अब गणित या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यही कहेगा कि उस लोन को धीरे धीरे आराम से चुकाओ और अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा कैश को शेयर बाजार में निवेश कर दो, क्योंकि वहां से 8 या 10% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तार्किक और गणितीय रूप से ये सलाह बिल्कुल सही है, इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन इंसान मशीन नहीं होते। अगर वो कर्ज इंसान के दिमाग पर बोझ बना हुआ है, अगर उस कर्ज के कारण उसे मानसिक तनाव हो रहा है और वो रात को चैन से सो नहीं पा रहा है, तो गणित अपनी जगह है, लेकिन उस लोन को तुरंत चुका देना ही सबसे समझदार फैसला होगा। क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम अपनी जिंदगी एक्सेल शीट की गणनाओं के हिसाब से नहीं जी सकते। रात की अच्छी नींद दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से ज्यादा कीमती है। ये इंसानी पहलू बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में भी बहुत काम आता है। जब बाजार में निवेश किया जाता है तो वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। जब बाजार अचानक गिरता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वे इसे एक सजा या जुर्माने की तरह देखते हैं। लेकिन लेखक इसे एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक नजरिए से देखने को कहते हैं, फीस बनाम जुर्माना। बिल्कुल, बाजार की गिरावट कोई जुर्माना नहीं है जो किसी गलती के लिए मिल रहा हो, ये एक फीस है। जैसे जब कोई किसी अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए टिकट खरीदता है। उस तेज सवारी में जो डर लगता है, जो पेट में अजीब सी हलचल होती है, वो कोई सजा नहीं है। वो तो उस रोमांचक अनुभव की कीमत है जो टिकट के रूप में चुकाई गई है। उसी तरह लंबे समय में धन के निर्माण में जो घबराहट, जो अनिश्चितता और जो मार्केट क्रैश का डर होता है, वो भी उस वित्तीय सफलता की टिकट की कीमत यानी फीस है। अगर रिटर्न चाहिए तो ये फीस तो चुकानी ही पड़ेगी। और एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जिस पर किताब ध्यान खींचती है, वो है एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। ये नाम तो बहुत भारी लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सरल सा मतलब ये है कि इंसान हमेशा बदलता है, लेकिन उसे हमेशा यही लगता है कि अब वो नहीं बदलेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आज जो हैं, हमारी जो पसंद आज हैं, भविष्य में भी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 25 साल की उम्र में जो लक्ष्य जिंदगी का सबसे बड़ा सपना लगता है, 55 साल की उम्र में वही लक्ष्य बिल्कुल बेमानी और बचकाना लग सकता है। इसलिए हमारी आर्थिक योजनाओं में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। लचीलापन होना बहुत जरूरी है, ताकि जब उम्र के साथ इंसान बदले तो उसकी योजनाएं भी इसके साथ आसानी से बदल सके। इस लचीलेपन और संदर्भ के महत्व को समझने के लिए किताब में 1931 की एक बहुत ही भयानक लेकिन सच्ची घटना का जिक्र है। क्लैरेंस ह्यूज नाम के एक व्यक्ति को दांत में जबरदस्त दर्द था। वो डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने उसे बेहोश किया और बिना उसकी इजाजत के, बिना संदर्भ जाने उसके 16 दांत और टॉन्सिल्स निकाल दिए। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। बाद में उस भारी सर्जरी के इन्फेक्शन से उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। उस जमाने में माना जाता था कि डॉक्टर ही भगवान है, उसे सब पता है। मरीज से उसकी स्थिति पूछने की क्या जरूरत? ये भयानक कहानी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी इंसान को बिना उसका पूरा संदर्भ जाने कोई भी सलाह नहीं दी जा सकती। और यही बात वित्तीय दुनिया पर भी पूरी तरह से लागू होती है। हर इंसान का खेल अलग है। किसी 25 साल के युवा की वित्तीय योजना किसी 60 साल के रिटायर होने वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगी। इसलिए दूसरों को देखकर अपने फैसले लेना सबसे खतरनाक हो सकता है।
और शायद इसीलिए किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां खुद मॉर्गन हाउसल अपनी खुद की रणनीति साझा करते हैं। हाँ, ये देखना बहुत ज्ञानवर्धक है कि जो शख्स पूरी दुनिया को फाइनेंस पढ़ा रहा है वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है। हाउसल ने खुद भी गणित और तार्किकता के खिलाफ जाकर अपने घर का पूरा लोन एक साथ चुका दिया। क्यों? सिर्फ अपनी और अपने परिवार की मानसिक शांति के लिए। इसके अलावा वे अपनी कुल संपत्ति का 20% हिस्सा हमेशा नकद या कैश में रखते हैं। कोई भी अर्थशास्त्री इसे बेवकूफी कहेगा क्योंकि वो नकद पैसा बैंक में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है। लेकिन हाउसल के लिए ये वो ऑक्सीजन है जो विपरीत परिस्थितियों में उन्हें अपने निवेश तोड़ने से बचाता है। वे किसी जादुई स्टॉक या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम की तलाश में नहीं रहते। वे बहुत ही साधारण लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, यानी ऐसे फंड्स जो पूरे शेयर बाजार के एक बड़े हिस्से में बहुत कम फीस पर निवेश करते हैं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई, जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती गई उन्होंने अपने खर्चों को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया। जीवन शैली को साधारण रखना ही उनके आर्थिक जीवन का सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल। तो इस पूरी और इतनी गहराई भरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। धन का प्रबंधन सिर्फ संख्याओं का, बाजार के उतार चढ़ाव का या किसी गुप्त फॉर्मूले का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि रात को सुकून की नींद कैसे आए। ये अपने खुद के वित्तीय खेल को पहचानने, अपनी भावनाओं को समझने और खुद की तुलना दूसरों के दिखावे से न करने के बारे में है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती और पैसे का सबसे बड़ा फायदा हमारे समय पर हमारा खुद का नियंत्रण है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जो तनाव झेला जाता है, क्या वो सिर्फ उन चीजों को पाने की कीमत है जिनकी असल में कोई जरूरत ही नहीं है? और वो भी उन अजनबी लोगों को प्रभावित करने के लिए जो मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं। अगली बार जब कोई बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाए तो इंसान को यह सोचना जरूर चाहिए कि वो सामान खरीद रहा है या अपनी ही आजादी बेच रहा है। क्या अद्भुत और गहरा विचार है। धन के मनोविज्ञान की ये समझ जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। हम जल्द ही एक नए और इसी तरह के गहरे चिंतन वाले विषय के साथ फिर वापस लौटेंगे। तब तक अपने फैसलों पर विचार करते रहें और सबसे जरूरी बात, अपनी आजादी को संभाल कर रखें।